brought to you by Infinix. किलर डील्स ऑन इन्फिनिक्स स्मार्टफोन सितंबर 11 से सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ये दुनियादारी की खास पेशकश मास्टर क्लास है। इसमें हम इंटरनेशनल फोरम पर चर्चा में चल रहे एक विषय को चुनते हैं और फिर उस विषय से जुड़े किन्हीं विद्वानों को अपने मंच पर बुलाते हैं पूरा तिया पाचा समझाने के लिए। मतलब हर शनिवार एक क्लास लगती है जिसमें हम होते हैं, हमारे और आपके हिस्से के उत्सुकता भरे सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों का मर्म समझाते हैं मास्टर साहब या मास्टर साहिबा, यानी हमारे विशेषज्ञ मेहमान। परिचय की रस्म पूरी हुई, अब टॉपिक की बात करते हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के दौरे पर शिरकत की और वो 4 दिन तक के भारत में रही। राष्ट्रपति मुर्मू से मिली, प्रधानमंत्री मोदी से मिली, इंडस्ट्री के और डिग्निटरीज से मिली। भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम मसलों पर समझौते हुए इस दौरान, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे जैसे मुद्दे भी शामिल थे। हमेशा की तरह इस बार भी 71 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान का जिक्र हुआ। तो आज हम अपने 2 स्पेशलिस्ट से जानेंगे कि पिछले 50 सालों में भारत बांग्लादेश संबंधों में क्या फर्क आया है, वो कैसे डेवलप हुए हैं, क्या स्टोरी रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद इतने लंबे समय से खिंचा क्यों चला आ रहा है। और बात करेंगे एक और विवाद की जो आने वाले सालों में सामने आ सकता है। इसके अलावा मास्टर जी से भी पूछेंगे कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज की समस्या के लिए बांग्लादेश भारत से क्या मदद चाहता है। लेकिन पहले आज के दोनों विशेषज्ञों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय भारद्वाज, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं और इस सेंटर के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर गहरी समझ रखते हैं। इनफैक्ट ये एशिया स्कॉलर थे और वहाँ पे 1 साल पूरा रहे भी हैं, खूब घूमे हैं। हमारे दूसरे स्पेशलिस्ट जो जूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका नाम है एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती। भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं। साल 2007 से 2009 तक बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त थे और इससे पहले भी बांग्लादेश में इनका एक 3 साल लंबा टेन्योर रहा है। इसके अलावा इजराइल, पाकिस्तान सहित कई और देशों में डिप्लोमेटिक पोस्ट्स पर ये सर्व कर चुके हैं देश को। तो शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहले हम चाहते हैं कि हम अपने दोनों गेस्ट से, क्योंकि दोनों के जीवन का एक एक हिस्सा बांग्लादेश में रहा है, हम चाहते हैं कि आप दोनों हमको उस बांग्लादेश के बारे में बताएं जिसके बारे में तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक वो बांग्लादेश जाए नहीं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश के बारे में खबरों में पढ़ा है, वहाँ से कुछ पिक्चर्स हमने देखी, हो सकता है किसी ने कोई फिल्म देखी हो, कुछ वीडियोस देखे हैं, लेकिन कभी स्वयं जाके अनुभव नहीं किया। तो जो बांग्लादेश की लाइफ है, लोग हैं, उनके कलर्स कैसे हैं, हम ये आप दोनों से पहले समझना चाहते हैं और फिर उसके बाद हम अपने कोर सवालों पे आएंगे। पहले हम चाहते हैं कि एम्बेसडर पिनाक आप अपनी बात रखें। देखिए, मेरा जो अनुभव रहा है बांग्लादेशियों से मिलने का, उनसे बातचीत करके उनके साथ उठना बैठना जो मैंने किया था, उसमें एक चीज मुझे हमेशा लगा कि वो बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं। उनका जो पहला रिएक्शन एक फ्रेंडशिप का रिएक्शन है। याद करते हैं 71 में भारत का योगदान वगैरह। दूसरी चीज ये, जो ढाका में हम लोग रहते थे क्योंकि वो कैपिटल सिटी है जी, ढाका उनका सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है और बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड है। तो बांग्लादेश में एक सेंस मिलता है कि इट्स अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, क्योंकि उनकी जगह छोटी है पर लोग ज्यादा है। 180 मिलियन लोग वहां पे आजकल है और उनकी जो साइज है वो उतना बड़ा नहीं है, इसलिए लैंड पे बहुत प्रेशर है। वैसे उनके साथ डील करना बड़ा आसान था क्योंकि एक तो भाषा का, मैं भी बंगाली हूं इसलिए मैं बंगला बोल लेता हूं, तो भाषा के माध्यम से बातचीत करना उनके साथ आसान। पर मुद्दे तो हैं, उनके डिफरेंसेस भी हैं। कुछ बांग्लादेशी तो बहुत ही एंटी इंडियन भी है क्योंकि जो वो पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है जी, वो अभी भी वहां पे है कुछ लोगों में, जो अभी भी वो उस नजरिया से देखते हैं भारत को। और जो इस्लामाइजेशन का जो दौर वहां पे शुरू हुआ था, मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया था, तो पाकिस्तानी मॉडल ही उन्होंने यूज किया था वहां। तो उसमें जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं वैसे तो दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं, पर अंदर अंदर वो एंटी हैं, एंटी इंडियन है।
अब वो एंटी इंडियन क्यों है? अगर हम उसको एंटी इंडियन बोले या एंटी हिंदू बोले तो खैर ये तो मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि एंटी इंडिया में तो हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, पर उनका जो फीलिंग है वो पाकिस्तान आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो देश का विभाजन हुआ उससे जुड़ा हुआ। 25 साल तो वो भी पाकिस्तानी थे ना, बांग्लादेशी जी। तो बांग्लादेश तो वो बाद में बने, इसलिए ओवरऑल ये सिस्टम उनका ऐसा है। सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से ऐसी बात नहीं है, अच्छे रिश्ते हैं। बांग्लादेशी, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हमारे देश में आते हैं, कोई किसी भी फॉरेनर के तुलना में बांग्लादेशी सबसे ज्यादा आते हैं हमारे यहाँ, पढ़ने लिखने, मेडिकल, घूमने फिरने, रिश्तेदारों से मिलने। रिश्तेदार बहुत है, एक उधर भी है इधर भी है, क्योंकि माइग्रेशन हुआ ना बहुत, जो हिंदुओं का माइग्रेशन जो हुआ 47 से लेकर, अब हिंदू बच गए हैं कुछ 99% के करीब बच गए हैं, फिर भी उनके रिश्तेदारे हैं, रिश्तेदारी है या फैमिलीज वगैरह है वहां, तो ऐसी बात नहीं है, आना जाना रहता है सबका। छुट्टी के मौसम में बहुत ही ज्यादा होता है। बाकी हमारे जो अभी आजकल संबंध है वो बहुत ही सुदृढ़ हो गए हैं जी, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आ गई है संबंधों में, बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं। खैर उस पर मैं बाद में बात करूं। बिल्कुल। डॉक्टर भारद्वाज, आप भी एज एन एशिया स्कॉलर वहाँ पे रहे और आपने कई सारे ज़िलों में वहाँ पे जब आपका ऑफ टाइम होता था आप घूमते थे, लोगों से मिलते थे। हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ की एक लाइफ का स्लाइस शेयर करें। आपके अनुभव कैसे थे बांग्लादेश में? देखिए, मोटे तौर पे जो एम्बेसडर साहब ने बात किया, मैं सहमत हूँ कि इन्होंने जो बताया कि बांग्लादेश का लोग भारत को या किसी भी देश के प्रति एक उनका जो स्वागत करने का तरीका है, आवभगत करने का तरीका है, वो हर व्यक्ति को, हर देश के लोग को अट्रैक्ट करता है। अब लेकिन जो बांग्लादेश को थोड़ा एक पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। देखिए, 2-3 जगह द्वंद्व है बांग्लादेश में, जो वो उसकी घरेलू राजनीति और साथ ही साथ अगर विदेश नीति के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में उस द्वंद्व से समझा जा सकता है। एक तो द्वंद्व, जो सबसे पहला द्वंद्व है कि वो बंगाली पहले है कि मुस्लिम पहले है, यानी कि एक द्वंद्व है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले मुस्लिम हैं और फिर बंगाली है, और जो दूसरा द्वंद्व उसको कंटेस्ट करते हुए उसको बदलते हुए कहता है कि नहीं, हम पहले बंगाली हैं और फिर हम मुस्लिम हैं। और यहाँ पे जो कंटेस्टेशन द्वंद्व खड़ा होता है कि एक इस्लाम के ऊपर बल देता है, धर्म के ऊपर बल देता है, दूसरी संस्कृति के ऊपर बल देता है। तो पहला जो कंटेस्टेशन है, और इसका घरेलू राजनीति में, चाहे वो राजनीतिक पोलराइजेशन की बात हो या बाकी क्षेत्रों में बात हो, वो उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। खासकर जब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये बहुत विकट एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा जाता है। और वहीं पाकिस्तान के संदर्भ में भी इसको समझने की ज़रूरत है, वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो द्वंद्व देखा जा सकता है कि वहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। एक अशरफ, जिसको कहेंगे कि एलिट ज़्यादा क्लास है, जो अपने आप को, और दूसरा अतरफ या अजलफ जो हैं, जो मासेज हैं, यानी कि जो गरीबी अमीरी का अंतर बहुत बड़ा है बांग्लादेश की सोसाइटी में। ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे पॉपुलेशन का, या तो ढाका में है, चिटागंज में है, राजशाही है, कुछ ही जो डिविजन्स हैं जहाँ पे जो अमीर लोग हैं बांग्लादेश के रहते हैं। बाकी जो रूरल मासेज हैं वो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, और वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। वहीं पर कहते हैं कि जो अशरफ अपने आप को ज़्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो बाहर से आए थे, हम यहाँ, और जो अजरफ या आम जनता है, जो बंगाली आम जनता है, उनको कहते हैं कि ज़्यादातर कन्वर्टेड और लोकल इंडिजीनियस लोग हैं। दूसरा कंटेस्टेशन यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तीसरा, मोटे तौर पे भाषा के आधार पे देखते हैं, एक बंगाली है और कुछ तबका है जो बांग्लादेश में वो नॉन बंगाली है। जैसे बंगाली ज़्यादातर क्षेत्रों में लगभग 98% वहाँ पे बांग्ला बोली जाती है, लेकिन जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खगाराचारी, बंदरबन और रंगमाटी, जो चिटागंज हिल ट्रैक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें ट्राइबल लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो वहाँ पे जो बंगाली राष्ट्रवाद है, वहाँ पे एक कंटेस्टेशन क्रिएट होता है। जो
ये सब जो कंटेस्टेशन मोटे तौर पे हम देखते हैं तो बांग्लादेश को समझ में आते हैं, बांग्लादेश की घरेलू राजनीति समझ में आती है और उसकी विदेश नीति। जो चौथा एक बात और है कि जो सिविल सोसाइटी जो भारत में देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी और बहुत ही बैलेंस्ड सिविल सोसाइटी, और वो पार्टीजन नहीं है। लेकिन बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी में मोटे तौर पे आपको देखने को मिला कि वो पोलराइज्ड है, पार्टीजन है। वो या तो इस्लामिक राष्ट्रवाद को समर्थन दे रही है या कुछ खास जो दल है वहाँ पे, जैसे BNP हो गई या जमात इस्लाम, उनके साथ जुड़े हुए हैं। या फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक और लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल फोर्सेज है, जिसमें अवामी लीग मुख्यतः आती है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे आपको न्यूट्रल सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो वहाँ का जो सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल कंपोजिशन बांग्लादेश के अंदर है, वो वहाँ बहुत कुछ चीज़ों को उत्तर देता है अपने आप में, चाहे वो पाकिस्तान के साथ संबंध हो या इस्लामिक दुनिया के साथ संबंध हो या भारत के साथ संबंध हो। और वहीं पर जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स है, जिसको हम कहेंगे कि जैसे चीन है या अमेरिका है, उनके रिश्तों को भी शेप देता है। तो ये मोटे तौर पे अब सवाल आता है कि भारतीय वहाँ रहते हैं और भारतीय वहाँ जाता है और मिलता है, तो 2-3 बातें साफ देखने को मिलती है कि भारत का प्रभाव बांग्लादेश पे बहुत गहरा है। आप अगर हिंदी में बात करोगे तो आम तौर पे मोटे तौर पे लोग हिंदी बोल लेते हैं, उसका फॉलो कर लेते हैं कि क्या बात चल रही है। जी बिल्कुल। वो आप देखेंगे कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति बड़ा पॉपुलर शो रहा वहाँ पे, बच्चे से बच्चा और बड़ा सब बात करेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वहाँ की महिलाओं में बड़ा पॉपुलर है। तो भारतीय टीवी चैनल्स और मूवीज़ ने कैटरीना कैफ, करीना कैफ, सलमान खान सब वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। वहाँ जो एक क्रेजी हैं लोग उनसे मिलने के लिए, उन पे बात करने के लिए। तो देखने को मिलता है कि भारतीय संस्कृति का वहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। और बांग्लादेशी लोगों को ये थोड़ा एक अपने आप में एक उनको ग्रीवेंसेस रहता है, एक शिकायत रहती है कि हम तो इंडिया के संस्कृति का इतना आगे इतना अपनाते हैं, और हमारा जो बंगाली चैनल है, हमारी जो वो बॉलीवुड कह देते हैं, बंगाली जो उनका फिल्म का है, डॉलीवुड कहते हैं, ढाका से जुड़ा हुआ, कि उसका बांग्लादेश या इंडिया में या कलकत्ता में ज़्यादा एक्सेप्ट है। दूसरा, आप मोटे तौर पे देखने की जब आप हिंदी में बात करते हैं तो एक उनको थोड़ा होता है कि आप पाकिस्तानी हैं या भारतीय हैं, क्योंकि पाकिस्तानी को वो उर्दू से जोड़ के देखते हैं कि उर्दू भाषा पे फिर वो बात करने लगते हैं। अच्छा आप पाकिस्तानी, नहीं मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ। अच्छा। तो वो एक उनको समझते हैं कि हिंदी और उर्दू बहुत नज़दीकी भाषा है और वो बांग्लादेशी लोगों की भाषा नहीं है। तो वो उर्दू भी अच्छा से पहचानते हैं, हिंदी को भी अच्छे से पहचानते हैं, और बांग्ला तो उनकी भाषा है। तो आप ये जो बैकग्राउंड है, ये दक्षिणी एशिया, खासकर जो बांग्लादेश के भारत और पाकिस्तान के संबंधों को स्पष्ट करता है। डॉक्टर भारद्वाज, आप जिन द्वंद्वों की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनके बारे में आप थोड़ी और जानकारी हमारे दर्शकों को दें। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग से पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप अपने छात्र जीवन के अनुभवों के बारे में बता रहे थे कि जब आप सड़क पे खड़े होते थे तब कैसी चीज़ें दिखती थी, वहाँ के त्यौहार कैसे होते थे। एक स्लाइस ऑफ लाइफ हम चाहते हैं बांग्लादेश का। देखिए, बांग्लादेश को आप मोटे तौर पे अगर समझते हैं, देखिए बांग्लादेश में 2 तरीके के सोच है, 2 तरीके की समाज है, और वो वर्टिकली डिवाइडेड है। पॉलिटी हो या आप समाज हो, दोनों ही वर्टिकली डिवाइडेड है। एक को मैं रखता हूँ कि फोर्सेस ऑफ 1947, जो 1947 की द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में विश्वास करते हैं और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। और दूसरा जो फोर्स तैयार हुआ, जो 25 साल का स्ट्रगल हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने कहा कि ये सेकंड कॉलोनियल रिजीम है और ये सबॉर्डिनेट रिलेशन है, यानी कि 1 पॉलिटी विद 2 इकोनॉमी, की जो बांग्लादेश की जो आज बांग्लादेश है, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी इकोनॉमी को एक पॉलिटी यानी कि वेस्ट पाकिस्तान में जो पंजाबी मुहाजिर कोटरी है वो चलाता है, उनका डोमिनेंस है। हालांकि हम नंबर में ज़्यादा है, हम मतलब बंगाली नंबर में ज़्यादा है। तो जो
47 के फोर्स के खिलाफ दूसरी जो फोर्स बांग्लादेश में तैयार हुई, जो उनकी रूट्स में जमी हुई थी बंगाल में बहुत पहले से, वो है फोर्सेस ऑफ 1971, जिसको हम स्पिरिट ऑफ 1971 कहते हैं। अभी जैसे शेख हसीना जी आई या मोदी जी से बात हुई तो सबने ये इस बात पे कहा कि जो स्पिरिट ऑफ 1971 है, जो भावना है, उसको हम रीइंस्टेट करेंगे। वो स्पिरिट ऑफ 1971 क्या है? जो सेकुलरिज्म में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, समाजवाद में, सामाजिक समानता में विश्वास करता है और बंगाली राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। तो जो जिस तरीके का ये जो कोर वैल्यूज़ थे जिसके लिए बंगाली लोगों ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया, 30 लाख लोग पाकिस्तानी सेना ने मार दिए, और जो 30 लाख लोग मारे उसमें हिंदू और मुसलमान सब बराबर थे। मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू कम थे। अब जो डिवाइड हो गया कि 1947 की जो फोर्सेस थी, जो प्रो पाकिस्तानी जिसको कहते हैं, उसको उन्होंने जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसका विरोध किया। उसमें कौन कौन थे? अल बदर, अल शाम, रजाकार, जमात इस्लाम, इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया, उनको कोलैबोरेटर कहते हैं। और इनके खिलाफ जो खड़ा हुआ वो वहाँ का जो बंगाली समाज था, जो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत पे बल देता था, वो लोग अब प्रो लिबरेशन वॉर फोर्सेस बने। उनका नेतृत्व किया अवामी लीग ने, और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, एक ऐसे देश के लिए लड़ रहे हैं जो सेकुलर होगा, सांस्कृतिक बंगाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पे होगा, और डेमोक्रेसी निश्चित रूप से होगी। और ये इन प्रिंसिपल्स पे, तो ये जो कंटेस्टेशन रहा, ये कंटेस्टेशन जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया 1971 में, वो बाद में भी देखने को मिला उसकी घरेलू राजनीति में और फॉरेन पॉलिसी में। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में इसलिए देखने को मिला कि भारत ने और फॉर्मर जो यूएसएसआर था, उन्होंने 1971 की फोर्स को समर्थन दिया था, यानी कि आज़ादी के लिए भारत ने समर्थन दिया बांग्लादेश की। और जो चीन था, अमेरिका था या इस्लामिक वर्ल्ड था, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, यानी कि जो इस्लामिक कंस्ट्रक्ट था, जो पाकिस्तान का इस्लामिक राष्ट्रवाद पे जो बल था, 1947 की फोर्स थी, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में विश्वास करने, उनके साथ खड़े रहे। और उसका रिफ्लेक्शन हुआ कि जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया, 16 दिसंबर 1971 में जनरल नियाजी ने सरेंडर किया, भारतीय जगजीत सिंह जी के सामने सरेंडर किया। उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उन्होंने अपना एक संविधान बनाया, और संविधान में जो कोर उसके वैल्यूज़ रखे, जो प्रिंसिपल रखे, वो रखे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, बंगाली नेशनलिज्म। डॉक्टर साहब, एक छोटा मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। हम मिलिट्री रेजीम बांग्लादेश में जो आया, क्योंकि उसमें हम डील करना चाहते हैं, एक चीज़ जो हम सोचना चाहते हैं कि जैसे जो लोग उस टाइम नहीं थे, जिन लोगों ने कम पढ़ा है, होता ये है कि जब कोई देश कहीं जा कर के एक देश को आज़ाद कराता है, या आप अलग अलग उदाहरण देख लेंगे, तो वो जो भी फौज जीतती है वो कहती है कि हम लिबरेटर हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक सरकार और सत्ता और संविधान का निर्माण शुरू होता है, जिसमें जो जीती हुई फोर्सेस है उनका काफ़ी रोल होता है। हमने ये जापान में देखा है, हमने इराक में देखा है, हमने अफगानिस्तान में देखा है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, हमारा कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल दूसरा था, हमारे वजह बहुत दूसरी थी बांग्लादेश में जाने की, पर बात तो वैसी ही है। और भारत ने बहुत डाउन प्ले करने की कोशिश की उस टाइम जब शेख मुजीब के अंडर बांग्लादेश का, जो नए बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं, ये तो बांग्लादेशी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ही ख्वाहिश है। और बहुत जल्दी, मेरे ख्याल है शायद 3 या 4 महीने में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया था वहाँ का रूल। हम जानना चाहते हैं कि जब शेख मुजीब ये संविधान वगैरह बना रहे थे, उनको भारत से किस तरह की मदद मिली, और उस जो आपने एक लाइन का इस्तेमाल किया कि भारत कॉर्नरस्टोन होगा, उसमें भारत की भूमिका कितनी थी, कितनी ऑटोनॉमी शेख मुजीब को उस टाइम मिली थी, और कितना हिंदुस्तान का रोल था? देखिए, आपने बहुत उम्दा बात उठाई है। कैसे उम्दा उठाई है कि जो शुरुआत की मुजीबुर रहमान ने, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भारत बांग्लादेश संबंधों की रखी। उसमें आपने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 में किया, ट्रेड एग्रीमेंट्स 1972 में किया, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 25 साल के लिए साइन की, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट किया। मतलब जो दोनों देशों के बीच में जो मजबूत देने वाले एग्रीमेंट्स, MOUs, संधियाँ जो हो सकती थी, सब किए। सवाल क्या था कि मैंने कहा कि
1 करोड़ लोग जो शरणार्थी हो गए थे उनको वापस, उनको रेपेट्रिएट, उनको बसाना था। पाकिस्तान आर्मी ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर दिया था। बांग्लादेश को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, चीन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, चीन नहीं कर रहा था तो यूएन में एंट्री नहीं हो रही थी। अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था क्योंकि अमेरिका का जो अपना जो पॉलिसी था वो फेल हो गया। अब सवाल क्या था कि जब आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो आपको सहायता नहीं मिलेगी, और सहायता नहीं मिलेगी तो जो वॉर टाउन इकोनॉमी है, जो वहाँ की हालात ख़राब हैं, उसको कैसे किया जाए। तो अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में कंडीशंस रखना शुरू कर दिया। पहला कंडीशन रखा कि सबसे पहले भारत की फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ कराया जाए। 3 महीने में पाबंद कर दिया कि मार्च तक भारत की सेना वहाँ से निकल जाएगी। जिस दिन भारत की सेना निकलेगी, अमेरिका कहा हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हम आपको सहायता देना शुरू कर देंगे। तो ऐसा हुआ। अमेरिका ने 1972 में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया और कुछ सहायता देना। उसका रीज़न क्या था, क्यों झुकना पड़ा मुजीबुर रहमान को, कि भारत ऐसी स्थिति में नहीं था कि उनको इकोनॉमिक हेल्प कर दे, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं थी उस वक्त, और रशिया भी जो फॉर्मर यूएसएसआर है उसके पास भी इकोनॉमी पावर नहीं थी, धन देने वाली शक्ति नहीं थी, मिलिट्रीली आपका सहयोग कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि पैसा की ज़रूरत थी तो उन्होंने अमेरिका के साथ में ये एक सहयोग, यहाँ तक भी हो गया कि अमेरिका ने कंडीशन रख दिया कि आप अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी प्रो अमेरिकन, खौंडाकार मुश्ताक को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फॉरेन मिनिस्टर को भी बदल दिया गया जब ये सब रिकॉग्निशन हुआ। तो एक सिलसिला चला। फिर दूसरा सबसे बड़ा बात हुआ कि चीन ने कंडीशन कर दिया कि जब तक पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप नहीं करोगे तो आपकी यूएन में एंट्री नहीं होगी। चीन ने कई बार बांग्लादेश के मुद्दे को वीटो किया, बांग्लादेश की एंट्री को वीटो किया। तो परिस्थितियां ऐसी थी कि मुजीबुर रहमान को बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन भारत के साथ संबंध मुजीबुर रहमान ने बहुत मजबूत संबंध बना दिए। डेस्टिनी ठीक अच्छी नहीं थी। 1975 में जैसे असैसिनेशन हुआ और जियाउर रहमान आया, सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी अपनाया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश विल मेंटेन स्पेशल एफिनिटी एंड सॉलिडिटी विद द इस्लामिक वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तीसरा क्या किया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म वर्ड को हटा के ऑलमाइटी अल्लाह वर्ड आपने इंसर्ट कर दिया। चौथा आपने क्या किया कि जो टॉप ऑफ द प्रीएम्बल आपने लिख दिया बिस्मिल्लाह उर रहमान उर रहीम, यानी कि आपने वो इस रिलीजियस फ्लेवर देना शुरू कर दिया, इस्लाम को आगे बढ़ाना, क्योंकि इस्लाम रिलीजियस फेवर देने से जो प्रो पाकिस्तान फोर्सेस थी बांग्लादेश में वो मुजीबुर रहमान के समर्थन में खड़ी होगी, पहली बात। दूसरा कि जो प्रो चाइनीज़ थे या चाइना था वो समर्थन में आ गया, पाकिस्तान समर्थन में आ गया, अमेरिका भी समर्थन में आ गया, और पूरा जो पाकिस्तान मॉडल था वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब सवाल क्या है कि मुजीबुर रहमान चूँकि वो बांग्लादेश के लिए लड़ा तो था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग जो हुई थी, जो लेगेसीज थी, वो तो पाकिस्तान के डेज की थी, जब अयूब खान मिलिट्री जनरल थे, याया खान मिलिट्री जनरल, ट्रेनिंग तो वही थी, तो उनको सिविलियन टेस्ट भी लगा हुआ था और उनको पॉलिटिकल वही टेक्निक अपनाई, बीएनपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी फ्लॉट कर दी। उसके बाद एचएम इरशाद आए, एचएम इरशाद दूसरे मिलिट्री रिजीम आए, जियाउर रहमान का असैसिनेशन हो गया। अब जियाउर रहमान का असैसिनेशन हो वो भी पहेली है एक तरीके से कि भाई कुछ लोग चाहते नहीं थे कि रीजनल कोऑपरेशन, क्योंकि उन्होंने रीजनल कोऑपरेशन की बात की, सार्क को इनिशिएट करने की बात की, तो कुछ बाहरी ताकतें चाहती नहीं थी कि जियाउर रहमान रीजनल कोऑपरेशन, भारत और बाकी सब देशों के साथ अच्छे संबंध हो। इसी चीज़ पे हम ना सर थोड़ी क्लैरिटी इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ खालिदा जिया जो विधवा हैं इनकी, जियाउर रहमान की, और उनकी पार्टी का ये एलिगेशन लगता है बार बार शेख हसीना पे कि आप जियाउर रहमान के रोल को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, और ये कहने वालों में सिर्फ खालिदा जिया नहीं है, बांग्लादेश में एक बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि जियाउर रहमान के लेगेसी को उतना आदर नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन था जिस तरह का बांग्लादेश हम देखते हैं उसमें। इस दावे में कितनी सत्यता है कि जियाउर रहमान का जो पक्ष हम जानते हैं, जो देखते हैं, उससे इतर भी एक सत्य था जो शायद जिस पे भारत में भी बात नहीं होती ज़्यादा। देखिए, मोटे तौर पे आप देखेंगे खालिदा जिया की सोशल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो तो आम ही थी, कैंटोनमेंट में बड़ी हुई, कैंटोनमेंट में का रूल देखा उन्होंने।
पहली बात। दूसरी बात कि जियाउर रहमान की जो पॉलिसी थी वो उन पॉलिसीज़ के लिए, उन नीतियों के लिए, उन मूल्यों के लिए, के लिए बंगाली लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं किया था। 30 लाख लोग इस्लाम के लिए नहीं लड़े थे, वो बंगाली राष्ट्रवाद के लिए लड़े थे। 30 लाख लोग जो सेक्रीफाइस किया था वो बांग्लादेश को एक सेकुलर इंक्लूसिव समाज की बात के लिए लड़े थे। खालिदा जिया ने जो पॉलिसी अपनाई, जो सत्ता में रही 1991 से 1996 तक रही, और ख़ासकर 2001 से 2005 तो उन्होंने असली रंग दिखा दिया कि, और बांग्लादेश वाज रोड टू पाकिस्तान। और कई लोगों ने तो, जैसे हिरना में कार्लेकर ने एक किताब लिखी, बांग्लादेश द नेक्स्ट अफगानिस्तान। कई लिटरेचर लिखे, एक बर्टिन लिटरर ने लिखा द कोकून ऑफ टेरर, बांग्लादेश द कोकून ऑफ टेरर। तो उन्होंने जो पाकिस्तान की रीति नीति थी, इस्लामाइजेशन, टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, रेडिकल फोर्सेस को बेस देना, इंडिया के जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं उनको बसाना, और बांग्लादेश में एक दिन में 64 डिस्ट्रिक्ट्स में 64 जगह कोर्ट्स के सामने ब्लास्ट कराना, शेख हसीना पे अटैक कराना, ये इस तरीके का बांग्लादेश को उन्होंने एक अड्डा बना दिया इस्लाम एक्टिविटीज़ को, रिलीजियस और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। बांग्लादेश की जनता चेती कि हमने तो जो 30 लाख लोग हमारे मरे हैं, 3 लाख महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, वो इसलिए थोड़ी किया था कि बांग्लादेश, हम पाकिस्तान से इसलिए अलग हुए थे कि हम इनकी जो रीति नीति है, जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज है, रेडिकल फोर्सेज हैं, जो कट्टरवाद है, उग्रवाद है, उसको हम समर्थन नहीं करते। लेकिन खालिदा जिया तो वहीं ले जा रही है देश को। लोग खड़े हो गए कि नहीं, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और उन्होंने, जब 2008 में चुनाव हुआ, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद में, जब वहाँ पे आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने कई लोगों को एक साथ, कई कट्टरपंथियों को आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट ने हैंग कर दिया। इतना बड़ा कदम वहाँ पे कट्टरपंथ और के खिलाफ लिया बांग्लादेश की उस केयरटेकर सरकार ने, क्योंकि जनता का समर्थन था। और जनता के समर्थन से 2/3 बहुमत में शेख हसीना सत्ता में आई। शेख हसीना सत्ता में आई तो क्या कहा था कि मैं जो 71 की जो भावनाएं हैं, स्पिरिट है, उसको रीइंस्टेट करूंगी। मैं जो बांग्लादेश डार्कनेस की तरफ चला गया उसको ब्राइटनेस की तरफ लेके आऊंगी। मैं, देयर इज ए कॉल फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए ये एक आवाज़ है। और जनता ने, यूथ ने, खासकर यूथ ने उसका समर्थन किया। और किसके खिलाफ किया? जो कोलैबोरेटर्स थे, जो जमाते इस्लाम थी, जो 1971 में जो नेगेटिव भूमिका निभाई थी, वो जो लेगेसी चली आ रही थी इस्लाम के नाम पे, उसके खिलाफ लोग खड़े हुए बंगाल। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि जब बांग्लादेश की अस्मिता, यानी उसकी क्या अस्मिता है कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, वो बंगाली कल्चर के लिए वो लड़ता है। और जब वो क्राइसिस में आता है तब वहाँ की जनता रिवोल्ट करती है, खड़ी होती है। 1952 में खड़ी हुई, जब उर्दू को राष्ट्रभाषा बना दिया गया, बंगाली के लिए लड़ी। 1970 में जब मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बहुमत मिला इलेक्शन में, तब वहाँ आर्मी ने नहीं दिया तो तब लोग खड़े हुए, सेक्रीफाइस किया। 1989 में 89 में जामदानी मूवमेंट हुआ, और उस जामदानी मूवमेंट में इरशाद के खिलाफ डेमोक्रेसी के लोग खड़े हुए और डेमोक्रेसी को रीइंस्टेट किया। HM इरशाद, जो दूसरा मिलिट्री रिजीम था, जो सेम पॉलिसी अपना रहा था जो जियाउर रहमान ने अपनाई थी, वो इस्लाम को स्टेट रिलीजन, 8वां संविधान संशोधन करके इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया। तो 1989 में जनता खड़ी हुई, और उसके बाद 2006 से 2008 में फिर जनता बंगाली अस्मिता, राष्ट्रवाद, जो सांस्कृतिक इंक्लूसिव राष्ट्रवाद है, उसके खिलाफ उसको बचाने के लिए फिर खड़ी हुई। और फिर जब उन्होंने वॉर ट्रायल चलाया 2000, जब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश सेटअप करके, जो 1971 में कोलैबोरेटर्स थे, खासकर जमात इस्लाम और BNP के लोग थे, उनको जब एक को परसिक्यूशन करने लगे, उनको हैंग करने लगे, तब लोग बांग्लादेश के खड़े हुए। शाहबाग मूवमेंट बड़ा फेमस, वहाँ पे लोग लाखों लोग इकट्ठे हो गए बंगाली समाज और बंगाली राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश में देखिए दो तरीके का एक स्ट्रीम चलता है। पहला चलता है, जो मैंने कहा, सेकुलर
लोग हैं जी, जो इंक्लूसिव नेस की बात करते हैं, क्योंकि आप जब जब सेकुलरिज्म की और इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो जो रिलीजन को अलग रखना चाहते हैं, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। दूसरा जो लोग बांग्लादेश में वो इस्लाम और राष्ट्रवाद की बात करना चाहता है। लेकिन इन दोनों से ऊपर एक और समाज है जो बांग्लादेश में है, वो है बंगाली समाज की आइडेंटिटी। और वो बंगाली समाज की आइडेंटिटी बंगाली संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और वहाँ पर आप बंगाली हैं, आप ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं, ना बुद्धिस्ट हैं, आपकी क्या पहचान है? बंगाली है। और उस बंगाली समाज की पहचान के लिए लोग लड़ता है, किसके खिलाफ? जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो धर्म के आधार पे राजनीति बांग्लादेश में करना चाहता है। मतलब एक इम्यून सिस्टम है बांग्लादेश में, जब या वहाँ की सोसाइटी में कि जब उस बेसिक आइडिया को चैलेंज मिलता है तब वो आकर के बगावत करती है। और वो अलग अलग समय में अलग अलग रूप में हुआ है। हमने बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बात की है, सांस्कृतिक वहाँ के जो नुआंसेस हैं उस पर बात की है। हम अब वहाँ के इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में, जो आर्थिक, एक बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी की खूब चर्चा होती है। वहाँ के बैंक्स की बात होती है, वहाँ के गारमेंट सेक्टर की बात होती है। कुछ लोगों की शिकायत भी है कि भारत में अपैरल सेक्टर में जो नुकसान उठाया है हमारी एमएसएमईज ने, उसका एक कारण ये है कि वहाँ जो बांग्लादेश में जो बूम आया। और इसी तरह अब जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे भारत सो कॉल्ड कोट एंड कोट चीप लेबर के लिए जाना जाता था, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे बांग्लादेश शिफ्ट कर रही हैं, चाहे वो शिप ब्रेकिंग हो, इस तरह के और काम भी हैं। हम समझना चाहते हैं कि बांग्लादेश के सोसाइटी काम को कैसे देखती है, काम को लेकर के उनका व्यवहार कैसा है, लोग किस तरह का करियर चाहते हैं अपनी लाइफ में, और क्या ये सारी चीज़ें एडअप होकर बांग्लादेश की जो आर्थिक उसकी मतलब जो इम्प्रूवमेंट उसने दिखाया है इतने सालों में, उसमें परिणित हुआ है। देखिए, पहला शब्द कहूँगा कि बांग्लादेश का आदमी कर्मठ आदमी है, काम करना जानता है और राष्ट्र के लिए मरता है, क्योंकि वो मरे हैं राष्ट्र के लिए, मैं बात कहना चाहता हूँ। और वो वहाँ का आदमी निठल्ला नहीं बैठना चाहता। वहाँ का जैसे आप बात करेंगे किसी बांग्लादेश में, ढाका में चले जाएंगे और आप रिक्शा कल्चर बहुत बड़ा है वहाँ पे। रिक्शा आप देखेंगे कि रिक्शा जाम होता है। एक किसी फुटओवर ब्रिज पे खड़े हो जाइए तो दिखेंगे आपको हज़ारों रिक्शा एक लाइन में खड़े हुए हैं, सब लोग रिक्शा में, क्योंकि रिक्शा में ट्रैवल करते हैं। मोबाइल फ़ोन जब आया था 1999 और 2000 के लगभग, तो ग्रामीण बैंक ने मोबाइल फ़ोन, तो आप देखेंगे कि लोग मोबाइल फ़ोन, रिक्शा में बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा ठीक ठाक आदमी वो रिक्शा से प्रेफर करता है जाना। क्यों प्रेफर करता है कि ढाका यूनिवर्सिटी से आपको न्यू मार्केट जाना है या धनमंडी जाना है, तो क्या करेगा? रिक्शे में चला जाएगा। आप कार में जाएंगे, कार में आपको जाम की वजह से आपको 30 मिनट लगेंगे, रिक्शा आपको 15 मिनट में छोड़ देगा। आधा समय बच गया, पेट्रोल बच गया, सब कुछ बच गया। रिक्शा चालक से जब आप बात करेंगे तो कहेगा कि आप रिक्शा रेगुलर चलाते हैं? वो नहीं, रिक्शा मैं रेगुलर नहीं चलाता, मैं जब फसल का समय होता है तो अपने गांव चला जाता हूं, मैं धान की खेती करता हूं, मैं साल में 2 बार गांव जाता हूं, 2 खेतियां मैं करके आता हूं, और मैं बाद में जो समय खाली होता है तब मैं ढाका में आके रिक्शा चलाता हूं। ढाका में या बांग्लादेश में जो कल्चर है, और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, महिलाएं भी बराबर की भागीदारी करते हैं। और उसमें जो बड़ा भूमिका निभाई वहाँ के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, जिसमें ब्रेक है, ग्रामीण बैंक है, बहुत सारे जो वहाँ पे एनजीओज हैं, बड़े बड़े एनजीओज हैं। ग्रामीण बैंक में तो 1,20,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, लार्जेस्ट एनजीओ है। उन्होंने महिलाओं को के उत्थान के लिए माइक्रो क्रेडिट देना शुरू किया। माइक्रो क्रेडिट दिया लोगों को, महिलाओं को टारगेट किया। क्यों किया? क्योंकि ग्रामीण बैंक का ये एक अंडरस्टैंडिंग था कि महिलाओं को अगर आप लोन देंगे, 5,000 टका देंगे, 10,000 टका देंगे, तो वो क्या है, वो रीपेमेंट कर देती है। महिलाएं रखती नहीं है, वो उसको बेचैनी रहती है कि नहीं मुझे 5,000 लिए, मुझे लोन है। तो वो 5,000 10,000 लोन लिया, तो उसने चाहे पोल्ट्री फार्म खोला हो या छोटा मोटा कुछ और धंधा शुरू किया हो, तो ग्रामीण बैंक ने क्या किया कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पोल्ट्री फार्म खोला है, आपने इतने पैसा लिया है, तो आपके जो एग्स हैं हम खरीदेंगे, हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो लोगों को इनकम होने लगी, जनरेट होने लगी, महिलाएं का उत्थान होने लगा, और जो पैसा दिया था क्रेडिट का वो भी रिटर्न होने लगा। और धीरे धीरे देखते देखते जो बोरोवर था ग्रामीण बैंक का, वो 98% तक चला गया।
और आज देखिए कि कितना बड़ा काम वहाँ पे महिलाओं का उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू कर दी। उनके चिल्ड्रंस को भी एजुकेशंस, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें लगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण महिलाओं के संदर्भ में कहूँगा कि रेडीमेड गारमेंट का जो सबसे बड़ा सोर्स है, जो उसका बेस है, वो महिलाएं हैं। महिलाएं रेडीमेड गारमेंट में काम करती है। आज जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बांग्लादेश वो करता है, वो रेडीमेड गारमेंट का करता है। यूरोप में जाता है, अमेरिका में जाता है। अमेरिका, यूरोप लार्जेस्ट ट्रेडिंग डेस्टिनेशन है, अमेरिका सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग डेस्टिनेशन है और तीसरा भारत है। तो जो महिलाओं, क्योंकि वो रेडीमेड गारमेंट में जो गारमेंट्स तैयार हो रहे हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। बांग्लादेश का कॉटन बड़ा अच्छा कॉटन माना जाता है। वहाँ की सिल्क जो है मुर्शिदाबाद से जो लगा हुआ राजशाही सिल्क बड़ा फेमस सिल्क है। वहाँ की जो साड़ियाँ हैं, जामदानी हैं, टंगाइल साड़ीज़ हैं, वो आप देखेंगे वहाँ पे जाएंगे तो कोई अगर बांग्लादेश जाएगा सबसे पहले ये पूछेगा, अच्छा आपने 2 चीज़ें हैं खाने में, कहेंगे आपने हिलसा फिर खाई कि नहीं खाई तो फिर आपका बांग्लादेश जाना बेकार है। दूसरा कि आपने अपनी वाइफ के लिए या अपनी बहन के लिए, किसी के लिए जामदानी साड़ी खरीदी कि नहीं खरीदी? नहीं खरीदी तो ठीक है, नहीं तो फिर बांग्लादेश जाना बेकार है। तो जो वहाँ का जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, उसने बांग्लादेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और आप देखिए 70% जो एक्सपोर्ट होता है वो रेडीमेड, और उसमें महिलाएं। मैं आपको बड़ा सांस्कृतिक, अगर उस एंगल से देखते हैं तो जब आप मीरपुर जो एरिया है, मीरपुर में फैक्ट्रीज़ हैं रेडीमेड गारमेंट्स की। शाम को 5:30 बजे महिलाएं फैक्ट्री से निकलती हैं। जब आप फुट ओवर ब्रिज पे खड़े होकर देखेंगे तो लाखों महिलाएं कलरफुल ड्रेस में फैक्ट्री से बाहर आते हुए रोड पे दिखाई देगी। आपको दिखेगा कि ये है बांग्लादेश की इकोनॉमी की बैकबोन। तीसरा जो तो NGOs का रोल हो गया, महिलाओं का रोल हो गया। तीसरा जो बहुत बड़ा बांग्लादेश की के इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल है, वो है जो वर्क फोर्स है, जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्क फोर्स है। वो दूसरे देशों में ओवरसीज बहुत काम करती है, खासकर गल्फ कंट्रीज़ में, UAE में, सऊदी अरबिया, आप जॉर्डन, सारे कंट्रीज़ में। और आज देखिए कि बांग्लादेश का जो रेमिटेंसेस हैं वो लगभग 22 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस बांग्लादेश में प्रति वर्ष आता है। 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट। भारत में जो आता है लगभग 85 से 90 बिलियन डॉलर का रेमिटेंसेज आता है। तो जो रेडीमेड गारमेंट हुआ, NGOs हुए, माइक्रो क्रेडिट हुआ, महिलाओं का योगदान हुआ, रेमिटेंसेज हुआ, और जो कोलैबोरेशन हुआ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के बीच में, उसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को बूम दे दिया। जो रवांडा से नीचे उसकी GDP थी, पर कैपिटा इनकम थी, वो आज बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है भारत को भी सरपास कर गई है। $2000 से ऊपर बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम चली गई। 31st लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की। अभी बांग्लादेश ग्रेजुएट हो रहा है 2026 में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। तो जो, और आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट देखेंगे, हेल्थ सेक्टर देखेंगे, बहुत भारत से भी अच्छे इंडिकेटर्स कई बार बांग्लादेश में देखने को मिलता है। तो आप मोटे तौर पे आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो जनता है वो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। अभी एक बहुत बड़ा उन्होंने पोदा ब्रिज, पद्मा ब्रिज कहते हैं उसको, पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया। 21 डिस्ट्रिक्ट्स बांग्लादेश के जो साउथ वेस्ट में हैं वो ढाका से जुड़े हुए नहीं थे। अब वो उसका उद्घाटन, और कहीं से भी वो उस सेल्फ कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है। पद्मा की बात कर रहे हैं, पौधा ब्रिज की बात कर, पद्मा ब्रिज उस पे वर्ल्ड बैंक ने वापस ले लिया था लोन, क्योंकि करप्शन के एलिगेशंस थे। तो उन्होंने कहा कि अब हम फंड नहीं करेंगे, और फिर बांग्लादेश ने अपने, उनके ही शायद रिजर्व बैंक ने फिर उसको फंड किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल आपने सही बात कही कि उन पे एलिगेशंस लगा था। पहले वर्ल्ड बैंक ने 2001 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था, और उस वक्त वो फिर वर्ल्ड बैंक ने करप्शन चार्ज ये बहुत सारा हुआ। दोबारा से जब शेख हसीना सत्ता में आई 2012 में, उन्होंने दोबारा से उसका उद्घाटन किया, और उन्होंने कहा कि हम अपना फंड जनरेट करके कैसे भी हम खुद बनाएंगे। और उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया, और वो कहते हैं कि सेल्फ प्राइड है, ये नेशनल प्राइड है बांग्लादेश के लिए। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि बांग्लादेश की इस, अभी इनॉग्रेट हो गया 25 अगस्त 2022 को इनॉग्रेशन हो गया। कह रहे हैं कि बांग्लादेश की GDP में
1% से ज़्यादा ग्रोथ होगा, 25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कई तरीके टूरिस्ट बिजनेस बढ़ेंगे। सुंदरबन से सुंदरबन जो है एक बहुत अच्छा एक सुंदर डेस्टिनेशन है भारत, और आप अगर सुंदरबन को देखते हैं तो पता ही नहीं लगता है भारत है कि बांग्लादेश है, दोनों को एक देखने को मिलता है। वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। तो एक तरीके से जो बांग्लादेश का इकोनॉमिक जर्नी है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव इकोनॉमिक जर्नी, और उन्होंने सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात जो आई कि 2008 के बाद से जो बांग्लादेश में राजनीतिक स्थायित्व आया है, उस स्थायित्व ने बांग्लादेश को एक टेम्पो दे दिया इकोनॉमिक ग्रोथ का। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो डाइकोटोमी क्रिएट हो गई कि आप गोल और वैल्यूज़ के बीच में डाइकोटोमी, कि भाई आपको लक्ष्य चाहिए यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चाहिए, या डेमोक्रेसी और ये राइट्स वगैरह आंदोलन, नहीं, हमको तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चाहिए। और लोग शेख हसीना ने वो स्पेस मिला और उस स्पेस में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाकी देशों में आ रही है, लेकिन जब कोरोना पेंडेमिक चल रही थी तब भी बांग्लादेश की इकोनॉमी 4 से 4.5% ग्रोथ कर रही थी। श्रीलंका, पाकिस्तान, आप देखिए वो कहाँ जा रहे हैं। तो ये क्रेडिट जाता है वहाँ की जनता को और वहाँ की सरकार को। ठीक बात है डॉक्टर भारद्वाज, जो जितनी चीज़ें आपने बताई उससे एक छवि बनती है शेख हसीना की कि वो एक स्टेट्स वुमन है बांग्लादेश के लिए, और एक तरह से वहाँ की सक्सेस स्टोरी के लिए जिम्मेदार भी हैं, और भारत का दोस्त उन्हें कहा जाता है। हम ये समझना चाहते हैं कि अगर इतने अच्छे संबंध हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने देश में इतनी फॉलोइंग है और भारत के साथ भी ताल्लुक अच्छे हैं, तो फिर एक बड़ा लंबा खिंचता चला आ रहा है विवाद तीस्ता के पानी का, उसका हल अब तक क्यों नहीं हो पाया है? मैं पहले तीस्ता पे आने से पहले थोड़ा जो वाटर शेयरिंग इश्यूज़ का एक बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी को आप मत भूलिए। ठीक बात। एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इंडस के बाद अगर कोई सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी हुआ, तो जब आपने ये सवाल पूछा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नदियों के जल का बंटवारे की बात है, देखिए ये एक बड़ा इतिहास। पहली बात समझने की ज़रूरत है, मैं नदी जल विवाद पे जाने से पहले भारत बांग्लादेश के जो कोर फैक्टर है संबंधों के, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बांग्लादेश में 3 तरीके के लोग हैं, 3 तरीके की सोच है। जो एक सोच है वो कहते हैं, मैं उनको टर्म करता हूँ मेरी राइटिंग्स में भी, मेरे आप आर्टिकल्स गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस, जिसको कहेंगे उदारवादी फोर्सेस हैं, प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं। मैं उनको कहता हूँ वो विश्वास करते हैं सिविलाइजेशनल एफिनिटीज़ में, वो बंधुत्व की बात करते हैं। वो कहते हैं हम एक ही लोग हैं, एक ही हमारा कल्चर है, एंड भारत ने 1971 में हमारी मदद भी की थी, और हम वो भ्रातृत्व की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, और संप्रभुता को बराबर मानते हैं, हर तरह सह अस्तित्व की बात करते हैं। उनको मैं टर्म करता हूं कि वो एक सेक्शन है, वो प्रो इंडिया फोर्सेस हैं, कि जो इंडिया का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, हमारी एक ही सभ्यता है, हम एक साथ मिलकर चलना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। उसके खिलाफ एक दूसरी जो फोर्स है वो बांग्लादेश में जो रेडिकल राजनीति, कट्टरवादी राजनीति करती है, यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है, वो करते हैं कि नहीं, ये बांग्लादेश है वो मुस्लिम बांग्लादेश है, और जो इंडिया है वो हिंदू इंडिया है। और हम जो जितना प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आ रही है, चाहे वो पानी की बात है, बॉर्डर किलिंग्स है, या ट्रेड की बात है, क्योंकि वो इसलिए हो रहा है कि वो हिंदू इंडिया बांग्लादेश को पसंद नहीं करता है, और वो क्योंकि मुस्लिम बांग्लादेश है, मुस्लिम्स को सफ़र करना चाहता है। दूसरे सोच है वो पाकिस्तान वाली सोच रखना चाहता है वो, और हमेशा भारत के किसी भी कदम को, चाहे वो वहाँ पे सकारात्मक कदम हो, या जैसे भारत ने लगभग $8 बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, बाकी ग्रांट्स दिया है, उसको भी वो संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कोई सीक्रेट डील है, भारत को पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, क्योंकि वो एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी बांग्लादेश में तलाशते हैं इस्लाम के नाम पे, और अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, जिसमें बीएनपी और खासकर जो जमात इस्लाम उसका उदाहरण देखने को मिलता है। बीएनपी को
समर्थन करते हैं। एक तीसरी वहाँ की जो तीसरी फोर्स है, उसको मैं कहता हूँ वो यथार्थवादी है, प्रैग्मेटिक है, रियलिस्ट है। वो क्या है, वो कहते हैं नहीं ये सब 1971 में क्या हुआ हम विश्वास नहीं करते, 1947 में क्या हुआ हम विश्वास नहीं करते, ना हमने 71 देखा ना हमने 1947 देखा। हम तो यंग जनरेशन है, आज की जनरेशन है जो मिलेनियम है, या आप ये कहिए कि हाँ हमारे दादा परदादों ने क्या। आज हम कहते हैं कि भारत भी एक देश है, बांग्लादेश भी एक देश है, चीन भी एक देश है, पाकिस्तान भी एक देश है। अगर बांग्लादेश को कहीं से भी फायदा होता है, भारत के साथ संबंध मजबूत करने में फायदा होता है, तो हम भारत के साथ जाएंगे। चीन के साथ संबंध मजबूत करने में फायदा होता है, हम चीन के साथ जाएंगे। यानी कि वो कहते हैं हम सॉवरेनिटी और इक्वलिटी की बात करते हैं, सहअस्तित्व की बात करते हैं, लेकिन हम फेयर एंड इक्विटी की बात करते हैं। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजर हैं, हम अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। तीसरी जो जनता, अब क्या है, अब इनकी संख्या क्या है, आप कर सकते हैं कि जो इस्लाम और रेडिकल फोर्सेज है वो कम है, लगभग आप 20 से 30% आप रख सकते हैं। और जो प्रो इंडिया और जो आप ये कहिए कि लिबरल और प्रोग्रेसिव फोर्सेस है वो ज़्यादा हैं, वहाँ 40 से 50-60% कर सकते हैं, 40-50 तक। और रियलिस्ट मिक्स्ड हैं और ओवरफ्लो करता है, एक से दूसरे पे करता है। जब लिबरल्स रियलिस्ट से सपोर्टेड होते हैं तो एक सेट ऑफ गवर्नमेंट वहाँ आती है, जिसको मैं कहूँगा अवामी लीग लेड गवर्नमेंट। और जब जो रियलिस्ट हैं फ्रस्ट्रेशन में बीएनपी को सपोर्ट कर देता है, तो दूसरा सेट ऑफ गवर्नमेंट आता है जिसको कहेंगे बीएनपी लेड गवर्नमेंट्स। जो बीएनपी लेड गवर्नमेंट्स बांग्लादेश में आती है तो भारत और बांग्लादेश के संबंध थम जाते हैं। कोई भी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट आज तक 1975 से, जब वहाँ पे मिलिट्री रिजीम थी, 1975 से 90 तक, 90 से 96 तक, और 2001 से 6 तक, जो ये मैं आपको 25 साल का कार्यकाल में एक भी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट इस दौरान नहीं हुआ, क्योंकि ये एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंटी मुजीब कॉन्स्टिट्यूएंसी और इथोज पे काम करते हैं। जब अवामी लीग लेड गवर्नमेंट सत्ता में रही है, जो जितने सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स हैं, मैंने कहा 1972 से 1975 तक, और जब 1996 में शेख हसीना जी सत्ता में आई तो सबसे बड़ा जो कंटेंशियस इशू था जो चला आ रहा था वो था गंगा वाटर विवाद। 1996 में ज्योति बसु देवेगौड़ा और की सरकार ने, हमने गंजेज वाटर एग्रीमेंट किया। उसमें बांग्लादेश को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसमें फेयर एंड इक्विटी को ध्यान में रखा गया। 50-50% शेयरिंग फॉर्मूला हुआ, 3 गारंटी पीरियड रखे, और दूसरी नदी का ऑगमेंटेशन और शेयरिंग के लिए रास्ता खोल दिया। वहाँ से शुरू होता है कि बाकी नदियों पे भी विचार होने लगा। और जब उस वक्त बीएनपी कहती थी अगर हम सत्ता में आए तो इसको हम रिव्यू करेंगे, सत्ता में तो आई थी 2001 से 2006 के बीच में, रिव्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बांग्लादेश की जनता को वो समझौता अच्छा लगता है। अभी 2026 में ख़त्म हो रहा है, उसको रिन्यू करने की बात आएगी। उसके बाद जो दूसरी नदियां हैं, जिसमें अभी तीस्ता का जो बात चली, तीस्ता का भी ऑलमोस्ट हम बहुत नज़दीक थे एग्रीमेंट करने में। जब मनमोहन सिंह जी 2011 में ढाका गए थे तो एक तरीके से कंटिंजेंट बना के गए थे। उसमें एक आइटम ये भी था कि हम तीस्ता वाटर को फाइनलाइज करेंगे। मैं किसी वहाँ पे बात कर रहा था किसी एक फॉरेन सर्विस के ऑफिसर से बांग्लादेश में, और वो बहुत खुश थी। वो साउथ एशिया डिवीज़न को देखती थी कि हम तीस्ता को फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ बांग्लादेश में 1 साल भर से रह रहा था। मैं पूरे बांग्लादेश में घूमता था, और वो बहुत एंथुसियास्ट थी। वो क्यों, मैंने कहा आप इतना खुश क्यों हैं इसके लिए? मतलब जो हम चाहते थे वो सब हो रहा है। क्यों हो रहा है कि देखो, हम कोशिश कर रहे थे कि हमको चाहे 30-70% का पहले नेगोशिएशन चल रहा था, 30% वाटर बांग्लादेश को मिल जाए और 70% इंडिया को जाए। यहाँ पे 50-50% हो रहा है, यानी 40% वाटर भारत को और 40% वाटर बांग्लादेश को मिल रहा है, और जो 20% है वो रिवर मेंटेनेंस के लिए हो जाएगा। और बहुत खुश थे इसको लेके। जब मनमोहन सिंह जी वहाँ गए तो ममता बनर्जी उनको ज्वाइन करने वाली थी। लास्ट मोमेंट पे ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने
जाने से मना कर दिया, उनके साथ नहीं गई, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखा। वहाँ पे एक विषय है, क्या होता है कि जो तीस्ता रिवर है, आप तीस्ता रिवर ऊपर से सिक्किम से आती है और लगभग इसका 405 किलोमीटर का वो कोर्स है। तो 405 किलोमीटर में बांग्लादेश में ये लगभग 107-8 किलोमीटर बहती है। तो 80% जो उसका फ्लो है वो भारत में है और 20% के लगभग 20 से 25% के का फ्लो है वो बांग्लादेश में है। जब बांग्लादेश से पहले जब हम जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के आसपास तो एक गाजल डोबा बैराज है। गाजल डोबा बैराज से एक प्लान किया गया कि जो नॉर्दर्न बंगाल के जो प्रोविंस हैं, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, इस क्षेत्र को इरिगेशन के लिए वाटर डाइवर्ट किया दिया जाएगा ताकि ये जो सूखा क्षेत्र है बंगाल का, नॉर्थ बंगाल का, उसको पानी मिले। और उसके बाद वो बांग्लादेश में एंटर करती है 20 किलोमीटर के बाद में, तो डलिया बैरेज आता है। जो डलिया बैरेज आता है वहाँ पे बांग्लादेश का पानी, और ये लगभग थोड़ा और आगे 50 किलोमीटर तक जाती है। रंगपुर डिवीजन में लाल मोनेर हाट जो डिवीजन है वो जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, जिसको हम जमुना, वो कहते हैं जमुना नदी बन जाती है। वो ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता मिलके जमुना नदी बन जाती है। तो बांग्लादेश को, और आप मोटे तौर पे देखेंगे कि जो बंगाल का जो क्षेत्र पड़ता है वो लगभग 3200 किलोमीटर का इरिगेशन एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का इरिगेशन एरिया बनता है। तो वो उसके लिए ममता बनर्जी को लगा कि अगर ये तीस्ता डील हो जाएगा तो नॉर्दर्न बंगाल का जो पानी का है या उसकी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो छिन जाएगी। भारत की जो केंद्र सरकार थी वो उसको एक बड़े रूप में देखती थी, क्योंकि भारत की जो उस सरकार थी वो देखती थी कि हम एक चीज़ बांग्लादेश को देंगे लेकिन हम दो चीज़ और लेंगे। दो चीज़ और क्या लेंगे कि एक तो हमारा जो सिक्योरिटी का कंसर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स ग्रुप्स, अनूप चेतिया, उल्फा, जितने भी ये जो संगठन है जो एक्टिव है बांग्लादेश में थे, इसमें हमको बांग्लादेश से सहयोग चाहिए। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बांग्लादेश की तरफ से या बंगाली इन्वॉल्व होते थे, जहाँ पे अलकायदा और जमात इस्लाम और जो बाकी संगठन वहाँ पे बांग्लादेश में एक्टिव थे, उनको वहाँ से खदेड़ने के लिए हम बांग्लादेश की सरकार से चाहते थे। क्योंकि आप देखिए एक बार 2005 में बम ब्लास्ट हुए थे लखनऊ में, जयपुर में, कई हैदराबाद में, उसमें बंगाली स्पीकिंग पीपल भी शामिल थे। तो भारत को चिंता थी कि हम बांग्लादेश को अगर लीनियंट व्यू लेते हैं, एक उदारवादी रवैया वाटर शेयरिंग पे रखते हैं, तो हमारा भी कुछ फायदा होना चाहिए, हमारा नेशनल इंटरेस्ट। तीसरा जो उसमें एक पहलू और था कि अगर हम पानी पे लीनियंट रहते हैं तो हमको कनेक्टिविटी चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट से हमको भारत की मेनलैंड को जोड़ सके, यानी हम अपने कछार से कोलकाता तक सीधा कनेक्टिविटी चाहते हैं। बिल्कुल, कलकत्ता से पूरा घूम के आप यूटर्न मार बिल्कुल जी, 1600 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। आप अगरतला जाएंगे, अब आप सीधे आप चले जाएंगे तो आपको सीधा आप जाएंगे कलकत्ता से अगरतला, तो आपका 1/3 एरिया रह जाएगा। तीसरा जो सवाल है कि हम कई और भी देख रहे हैं, एनर्जी कोऑपरेशन के सेंस में भी देख रहे थे। हम म्यांमार से गैस पाइपलाइन एक कॉरिडोर हम बांग्लादेश से मांग रहे थे कि बांग्लादेश हमको ट्रांजिट दे दे गैस पाइपलाइन के लिए। वहाँ की जो बीएनपी सरकार थी मना कर दी। तो हम चाहते थे कि एक कनेक्टिविटी, पावर कनेक्टिविटी के सेंस में पावर कॉरिडोर हमको दे दें, हमको ट्रांजिट कॉरिडोर दे दे, हमको जो नॉर्थ ईस्टर्न जो बांग्लादेश लोक एरिया है उसको चितागंज पोर्ट में जाना है या मोंगला पोर्ट का इस्तेमाल करने का हमको रास्ता मिल जाए तो हमको इजीली नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट्स है या ट्रेड के लिए हम बे ऑफ बंगाल के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक कलेक्टिव एक बास्केट केस बनाया कि आप दो चीज़ आप लीजिए, दो चीज़ हम लेंगे और विन विन सिचुएशन रहेगी। हम आपको पानी देंगे, आप हमको कनेक्टिविटी दीजिए, आप हमको सिक्योरिटी का एश्योरेंस दीजिए, पावर कॉरिडोर दीजिए। हमने बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक प्रोजेक्ट रखा, पलटाना प्रोजेक्ट। इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स था, वो हमारा लैंड चिकन कॉरिडोर से जा ही नहीं सकता था। बांग्लादेश की सरकार ने कोऑपरेट करके पूरा जो लैंड वाटर कॉरिडोर है उसको खाली कराया और हमारा सारे इंस्ट्रूमेंट्स ले जाने के लिए अनुमति दी और आज हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और बांग्लादेश को भी आज हम 2100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। अभी जो मैत्रेयी पावर प्लांट का उद्घाटन
उद्घाटन किया है, उससे भी हम अफोर्डेबल एनर्जी बांग्लादेश को देंगे। हमने रामपुर पावर प्लांट लगाया है, उसमें भी हम दोनों देश साथ में काम कर रहे हैं। और हमने नुमालीगढ़ से बांग्ला बंदा तक एक गैस पाइपलाइन भी कर दी, जिससे हम हाई स्पीड डीजल्स और जो पेट्रो प्रोडक्ट्स बांग्लादेश को देंगे। कॉपरेशन हो रहा है, ग्रिड एक्सपेंशन हो रहा है। हम वहाँ के जो नेचुरल गैस का सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, दो फील्ड है ऑफशोर, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम LNG टर्मिनल्स बांग्लादेश में लगा रहे हैं। तो हम कोशिश क्या की जा रही है कि जो ये ईस्टर्न साउथ एशिया रीजन है, खासकर मोदी जी के टाइम में ये बहुत बखूबी चला। प्रणब मुखर्जी ने भाषण दिया था कि जो ईस्टर्न एरिया है भारत का, उसको हम वेस्टर्न क्षेत्र की तरह बराबर डेवलप करेंगे। तो कोशिश क्या की जा रही है कि जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है, इसको प्रॉस्पर रीजन बनाया जाए, ताकि नॉर्थ ईस्ट भी इंटीग्रेट हो पाएगा, प्रॉस्पर होगा, और साथ ही साथ भूटान और नेपाल भी प्रॉस्पर होगा। और इसीलिए ये सारे जो पावर का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का, कनेक्टिविटी का इशू है, वाटर का इशू है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हो नहीं पा रहा था 2015 में हमने कंक्लूड किया, और आज देखिए सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स खत्म हो गए। तो ये सारे मुद्दे, ट्रेड का मुद्दा हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस बांग्लादेश को दिया। अभी हम सीपा पे काम कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये जो सारे इश्यूज़ को एक बास्केट में रख के विन विन सिचुएशन हमने क्रिएट किया, ताकि हम इस क्षेत्र को एक प्रॉस्पर क्षेत्र बनाए। हमारा जो पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 35,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, वो हम ले सकते हैं। तो तीस्ता का जो इशू है बार बार आता है, क्योंकि बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री भारत में आती है तो बांग्लादेश का जो अपोजिशन है वो एक इशू बनाता है कि तीस्ता लाई कि नहीं लाई, तीस्ता का एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो उनके लिए वहाँ पे डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको जिक्र जरूरी हो जाता है, मुश्किल हो रहा है। हालांकि हमने अभी मोदी सरकार ने एक और एग्रीमेंट्स हमने जो कुशियारा रिवर है उसको हमने कंक्लूड किया। चलते चलते डॉक्टर साहब, हमारी एक छोटी रिक्वेस्ट और है कि हमारे जो दर्शक बांग्लादेश और भारत के संबंधों के बारे में और जानने में दिलचस्पी रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, चीज़ें देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कोई रिकमेंडेशन, सजेशन रख सकते हैं? कोई किताब हो सकती है, कोई फिल्म हो सकती है, आपको जो बेहतर लगे। देखिए, बांग्लादेश की अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो एक वेंस हैंडल की किताब हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। अगर फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है तो वहाँ के हारून रशीद की बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी पे किताब है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे पढ़ना है तो मेरे काफ़ी आर्टिकल हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, बहुत बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी विज इंडिया। अभी रिसेंटली मैंने एक बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, काफ़ी आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी मेरे आर्टिकल्स भी मिलेंगे। और इसके अलावा जो अगर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ना हो तो रिचर्ड एटन की एक किताब है राइज ऑफ इस्लाम इन बंगाल फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी रिसेंटली अगर आप 1971 में के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी शर्मिला बोस ने लिखी है, कई किताबें वहाँ पे अच्छी किताबें लिखी गई हैं जो बांग्लादेश के समाज को पहचानने में आपको सहयोग देगी। और ये सब रेफरेंस बुक्स और आर्टिकल्स कंसल्ट करेंगे तो आपको सही जानकारी दोनों देशों के बीच के बारे में और बांग्लादेश के बारे में मिलेगी। चलिए, सही जानकारी अपने दर्शकों को देना हमारा मकसद भी होता है, इसीलिए हम हर हफ्ते मास्टर क्लास लगाते हैं, मास्टर साहब को बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भारद्वाज, हमारे स्टूडियो में आकर के इतनी ज्ञानप्रद बातें और इतने साधारण शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जिन्होंने मास्टर क्लास की ये किस्त देखी है। अगर आप मास्टर क्लास की आने वाली किस्तें भी देखना चाहते हैं तो दी लर्न टॉप के साथ में बने रहिए। और बने रहने के लिए आपको एक काम और करना है, आपको इंस्टॉल करना है दी लर्न टॉप ऐप। जी हाँ, लर्न टॉप का सारा प्रीमियम कंटेंट अब आपको मिलेगा ऐप पर, iOS और जो दूसरा वाला क्या होता है प्ले स्टोर, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मुफ्त है। और इस पे आपको हमारी नई पेशकश बाजा भी मिल जाएगी। जी हाँ, अब हम पॉडकास्ट की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, आपको मास्टर क्लास अब ऐप पर भी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। नमस्कार। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।